नमस्कार दोस्तों, चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है। एक गांव था प्रभातपुर, जहां दो भाई रहा करते थे। एक का नाम था हरीश तथा दूसरे का नाम सतीश था। दोनों की उम्र में 5 साल का अंतर था। हरीश सतीश से 5 साल बड़ा था। दोनों के माता पिता 1 साल पहले तीर्थ करने चले गए थे, मगर 1 साल गुजर जाने के बाद भी नहीं आए थे। दोनों बूढ़े थे, कभी जिंदगी में घर से बाहर नहीं गए थे। जब देखे कि बेटे सयाने हो चुके हैं, बड़े बेटे की तो बहू भी घर में आ गई है, तो विचार किया कि जिंदगी में क्या रखा है, चलो हम पति पत्नी तीर्थ कराते हैं। बेटे सतीश ने मना भी किया था कि आप दोनों कभी घर से बाहर नहीं गए हो। ये दुनिया हमारे गांव की बराबर ही नहीं है, बल्कि हमारी सोच से काफी बड़ी है। अनपढ़ और अनजान आदमी यदि एक बार खो गया तो फिर कभी घर वापस नहीं आ पाएगा। तब उसके पिता ने कहा था कि तुमने क्या हमें दूध पीता बच्चा समझ रखा है? हम कहीं नहीं खोएंगे। दुनिया बड़ी है तो उसमें बड़े लोग भी बसते हैं, भटके को रास्ता दिखाते हैं। तू हमारी फिक्र जरा भी मत कर। फिर दोनों तीर्थ को निकल गए, मगर दिन महीने साल भी गुजर गए, वे वापस नहीं आए। दोनों ने जिंदगी में बहुत धन कमाया था, बेटों के लिए अलग अलग घर और पर्याप्त जमीन खरीद लिया था। बेटे भी सुखी संपन्न थे। अब सिर्फ दुख था तो माँ पिता के तीर्थ से नहीं लौटकर आने का। शायद कहीं खो गए, या फिर जंगल के रास्ते जाते वक्त कोई जानवर मार कर खा गया। हरीश की पत्नी ने एक बेटी को जन्म दिया था, मगर जन्म देने के बाद वह बीमार रहने लगी थी। घर में उसकी देखभाल को कोई अन्य स्त्री नहीं थी, तो उसकी देखभाल दोनों भाई बारी बारी से करते थे। वो उठने बैठने में भी असमर्थ हो चली थी। वैद्य ने बता दिया था कि अब ये कभी ठीक नहीं होने वाली। अब ये 2-4 साल इसी तरह जी ले तो बहुत है। हरीश जब ये बात सुना तो बहुत दुखी हुआ। सोचा ये मरना है तो अभी मर ले, 2-4 साल में तो मेरा तेल निकाल देगी और फिर भी नहीं बचेगी। बीमार स्त्री मेरे किस काम की? वह लगभग उससे मुंह मोड़ लिया। वो काम का बहाना बना घर से चला जाता और रात तक घर लौटता। उसकी बेटी और बीमार पत्नी की जिम्मेवारी सतीश पर ही आ पड़ी। वह भतीजी और भाभी की सेवा में कोई कमी नहीं होने देता। दिन भर दोनों के देखभाल के लिए घर पर ही रह जाता, खेत पर काम को नहीं जा पाता। तो हरीश उस पर नाराज होता कि तू जान बचाकर घर में पड़ा रहता है, तुझे मेरे हाथ बंटाने चाहिए। तो सतीश बोलता कि जो काम तुम्हें करने चाहिए वो मैं कर रहा हूँ। नन्ही सी बच्ची और घर में बीमार पत्नी को छोड़कर कोई आदमी बाहर नहीं जा सकता, मगर तू हो कि इनके तरफ देखते नहीं, कभी दवा भी नहीं लाते, किसी अच्छे वैद्य को भी नहीं दिखाते। जब निरोगी थी तो दिन रात इसके साथ चिपके रहते थे। बीमार क्या हुई? तुमने गिरगिट की तरह रंग ही बदल लिया। कल से तुम इन्हें देखो, खेत का काम मैं देखूंगा। हरीश बोला, नहीं नहीं, तुम ही इन्हें देखो, मैं खेत का काम संभाल लूंगा। इस तरह 4 साल गुजर गए। स्त्री ठीक नहीं हुई, बल्कि मरणासन हो गई। मरते मरते वह अपनी बेटी की जिम्मेदारी सतीश को ही सौंप गई। वह बोली कि विवाह कर लेने और बच्चे पैदा कर देने से कोई पति नहीं हो जाता है, उसे पति के फर्ज निभाने होते हैं, जो हरीश नहीं निभा सका। तुमने मेरी देखभाल देवर होते हुए भी एक पति की तरह की है। माना कि तुमने इस बेटी को पैदा नहीं किया, मगर किसी ना किसी तरह इसके रगों में तुम्हारा ही खून है। मैं तो अब जा रही हूँ, मगर तुम इसे अपनी बेटी की तरह ही पालना। सतीश ने भी वादा किया कि आज से सुनीता मेरी ही बेटी है, मैं इसे कोई दुख नहीं पहुंचने दूंगा। स्त्री गुजर गई। सतीश को बहुत दुख हुआ, जबकि हरीश राहत की सांस लिया। वह सतीश को दुखी देखकर बोला, मूर्ख पत्नी मेरी मरी है, परंतु दुख तुम्हें क्यों हो रहा है? सतीश बोला, जब कोई परिवार में रहता है तो उसके परिवार के सदस्य से कोई ना कोई नाता होता है, और उस नाते वह अपना होता है।
और अपनों के लिए जानवर भी रो पड़ते हैं, मगर तुम तो अपना फर्ज भी नहीं निभा सके। हरीश बोला, रो मत पगले, तेरे लिए जल्दी ही दूसरी भाभी ला दूंगा। सतीश बोला, बस बहुत हो गया, अब तू कोई विवाह नहीं करेगा। विवाह अब मैं करूंगा, और वो भी सुनीता को पालने के लिए। हरीश बोला, नहीं नहीं, तू भला विवाह कैसे करेगा? तू अभी बच्चा है, तुझे दुनियादारी का ज्ञान नहीं है। तू जब बड़ा हो जाएगा तो मैं तेरा विवाह करा दूंगा। सतीश हरीश के बहयाई पर मौन रह गया। जल्दी ही हरीश कहीं से एक स्त्री घर में ले आया। सतीश के पूछने पर बताया कि ये तेरी नई भाभी है। तो सतीश हैरान हुआ कि ना कोई बात चली, ना कोई डोली, ना बारात, ना कोई बाजा बजा, और दुल्हन घर में आ गई। जैसे दुल्हन ना हुई कोई लड्डू हुई कि कोई दुकान पर गया और चुपचाप खरीद लाया। अरे पत्नी क्या सड़क पर विवाह के लिए बैठी रहती है कि कोई आओ और मुझे पत्नी बनाकर ले चलो। अवश्य ही भाई की तरह दुष्ट स्त्री होगी, मगर हमें क्या भाई का सिर है, चाहे उस पर बाल रखे या मुड़ा कर रखे, हमें तो बच्ची का ख्याल रखना है, इसे कोई परेशान ना कर पाए। सतीश सुनीता को अपने साथ ही रखता, बच्ची भी उसे छोड़कर कभी हरीश के पास नहीं जाती। हरीश उस स्त्री के साथ रहने लगा। वह बहुत ही चांडाल स्त्री थी। उसे सतीश और बच्ची के लिए खाना बनाना भी कष्टप्रद लगता था। वह अपने पति हरीश को सलाह देती कि इस मूर्ख से अलग हो जाओ, हमें ये जरा भी अच्छा नहीं लगता, बहुत बदमाश आदमी जान पड़ता है। किसी दिन मेरे साथ कोई गड़बड़ कर दिया तो तुम क्या कर लोगे? तुम्हारी पहली पत्नी ने इसको बिगाड़ कर रख दिया है। हमें तो लगता है कि वह बेटी भी तुमसे नहीं सतीश से ही पैदा की थी, तभी तो हमेशा उसे अपने से चिपकाए रखता है। हरीश बोला, हाँ ऐसा हो सकता है, परंतु हमें क्या वह अपनी बेटी को पाले पोसे? स्त्री बोली, उसे अलग कर दो, वैसे भी अलग घर में रहता ही है, बस भोजन और खेत बांटना है। हरीश बोला, पागल हो, अरे अकेले उसके हिस्से 20 बीघा जमीन आ जाएगी। अभी हम सभी खेत के मालिक हैं, सारे पैदावार हम ही बेचते हैं, सारे पैसा हमारे पास ही रहता है, मगर अलग कर दिया तो जमीन ले लेगा, कल को विवाह कर लेगा। हमें हर हाल में उसे विवाह करने से रोकना है। तुम थोड़ा कष्ट सहकर उसके लिए भोजन बना दिया करो, समझ लो बहुत फायदे में रहोगी। कल को हमारे बच्चे होंगे तो उनके लिए भी घर और जमीन चाहिए कि नहीं? आदमी को बहुत आगे तक सोचने चाहिए। स्त्री समझ गई कि बेवकूफी कर रही थी। उसे तो सतीश को भी फंसा कर रखने चाहिए, उससे प्रेम से बातें करने चाहिए। स्त्री ने अपना व्यवहार बदल लिया। अब वो बड़ी प्रेम से सतीश को खाना खिलाती, बच्ची का भी आदर करती। सतीश को और चाहिए क्या था? सीधा साधा आदमी था। भर पेट भोजन मिल जाए, प्रेम के 2 बोल बोलने वाला मिल जाए, रहने को घर मिल जाए, तो उसके लिए वही स्वर्ग का सुख था। सतीश आराम से रहने लगा। उस स्त्री ने कई बार उस पर डोरे डालने का भी प्रयास किया, मगर वह बहुत सजग आदमी था, उसके तरफ कोई ध्यान ही नहीं दिया। स्त्री अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाई, क्योंकि रात में वह अपने दूसरे घर में रहता था, जिसे उसके पिता ने पहले ही बनवाकर दे दिया था। पिता ने बताया था कि जब तक दिल मिले तो भोजन साथ खाना, वरना दिल में होगी दरार तो चले जाना अपने द्वार, अपने घर बनाना और खाना। समय गुजरा, स्त्री ने 3-4 सालों में घर में बच्चों की लाइन लगा दी। उसने 4 सालों में 4 बच्चे पैदा कर डाले। उसका अभियान था कि 10 साल में 12 बच्चे तो होने ही चाहिए। आखिर 40-50 बीघा जमीन है, 2 बड़े घर है। हरीश और सतीश के बाद उसे कौन हबेखेगा? कौन इसका वारिश बनेगा? 4 बच्चे पैदा करने के बाद वह सतीश पर और भी नरम पड़ गई थी, मगर एक दिन बड़ी गलती कर दी। उसने सुनीता को अकारण ही 4-5 थप्पड़ जड़ दिए। उसे अनुमान नहीं था कि सतीश घर के आस पास ही है और उसे ऐसा करते देख भी रहा है। जब आंखों के सामने
सुनीता को पीटते देखा तो आपा खो बैठा और भाभी को उसी की भाषा में 4 थप्पड़ जड़कर जवाब दे दिया और बोला कि आइंदे बच्ची पर हाथ उठाई तो दोनों हाथ तोड़कर तुम्हारे गले में लटका दूंगा। स्त्री आपे से बाहर हो गई। उसने अपने कपड़े फाड़ डाले और रोने लगी। हरीश कहीं बाहर गया हुआ था। वह घर आया तो पत्नी ने बताया कि सतीश ने मेरे साथ ज्यादती कर दी है, मेरे इज्जत पर हाथ डाला है। हरीश का भी पारा चढ़ गया, परंतु वो सतीश पर हमला नहीं कर सकता था। सतीश बहुत ताकतवर था, वह हरीश को भी पीट सकता था। वह सतीश के पास गया और बोला कि तुम काम के मद में इतने अंधे हो गए हो कि भाभी पर ही नियत खराब कर डाली। सतीश बोला, क्या बकते हो? कभी बछवट भैंसा खोला भैंस के तरफ देखता है। तुम्हारी पत्नी को मैं क्या, गांव के बूढ़े भी देखना पसंद नहीं करेंगे। अरे मैंने उसे मारा है, और उतना ही मारा है जितना वो पहले सुनीता को मारी है। उसने 4 थप्पड़ सुनीता को अकारण मारी, तो मैंने भी उसकी औकात बता दी कि आइंदे बच्ची पर हाथ उठाई तो दोनों हाथ भी गवा देगी। वो तो मैं अभी तोड़ दिया होता, परंतु ख्याल आया कि 4 छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चों की आड़ लेकर बच गई। हरीश बोला, लेकिन सुनीता तुम्हारी बेटी थोड़े है, वह तो उसी की बेटी है, उसे मारे या काट डाले। सतीश बोला, वाह वाह क्या बात करते हो? अरे तुमने उसे एक दिन पाला नहीं, और सौतेली माँ उसे कितना प्यार करती है, तुम अच्छी तरह जानते हो। हरीश बोला, हमें तुम पर शंका हो रही है, तुमने मेरी पहली पत्नी से इस बच्ची को पैदा किए हो, इसीलिए तुम्हें इतनी ममता है। सतीश बोला, अगर तुम्हें यही सच लगता है तो उसी को मान लो, क्योंकि ना तो मेरी बेगुनाही के लिए भाभी जिंदा है, ना मेरे पास अपनी सफाई का कोई सबूत। मैं पहले भी इसे अपनी बेटी मान चुका हूँ, और अब तो मेरी बेटी है ही। तुम अब और नौटंकी मत करो, मेरी जमीन बांट दो। सारे लफड़े भोजन को लेकर है, ना हम तेरे घर भोजन को जाएंगे, ना कोई लफड़ा होगा। तुम अपने घर, मैं अपने घर। हरीश जान गया कि सतीश कह दिया है कि अलग रहेगा तो अलग रहेगा। सरूरी पागल मेहरारू के चलते 20 बीघा जमीन हाथ से गई। वह अपनी पत्नी के पास गया और बोला, तुमने बिना सोचे समझे सत्यानाश कर डाला, थोड़ा सा धीरज नहीं रख पाई। तुम्हें क्या जरूरत थी सुनीता को मारने की? तुम जानती हो उसे जान से ज्यादा चाहता है। वह मेरी नहीं उसी की बेटी है, और अब तो मान भी गया है कि सुनीता हमारी बेटी है, और तुम भी कहती रहती हो कि सुनीता उसी की बेटी है, तो फिर जानते हुए दूसरे की बेटी पर हाथ उठाने की क्या जरूरत थी? तुम्हें ऐसा करने से पहले अपने बेटों को देख लेना चाहिए था। तुम्हारी एक छोटी सी गलती ने बेटों को 40 से 20 बीघा पर लाकर खड़ा कर दिया है। अब तुमने गलती किया है तो तुम ही भुगतो। मूर्ख स्त्री टीन की तरह होती है, जितनी जल्दी गर्मी दिखाएगी उतनी जल्दी सर्दी में बदल जाएगी। उसके होश उड़ गए। वह भागती हुई देवर के पास पहुंची और सतीश से बोली, देवर जी मुझसे गलती हो गई है, मैं अब ऐसी गलती फिर नहीं करूंगी। आप चाहो तो मुझे 10 थप्पड़ और मार लो, मगर अलग होने की बात मत करो। सतीश बोला, तुम यहाँ से चली जाओ और फिर कभी मेरे घर की तरफ मत आना, मैं भी तेरे घर में पैर नहीं रखूंगा। सतीश ने उसी दिन अपनी जमीन अलग कर ली और अलग रहने लगा, अपने से बनाने और खाने लगा। सुनीता का विशेष ध्यान देने लगा। वह धीरे धीरे बड़ी होने लगी। सतीश के विवाह के भी आपर आने लगे, मगर उसने विवाह करने से साफ इनकार कर दिया। उसका ध्यान बस एक जगह ही केंद्रित था कि किसी तरह बेटी बड़ी हो जाए, तब उसका विवाह अच्छे घर में कर दूं। उसके बाद समय मिला तो अपना घर बसाऊंगा। सुनीता भी अब बड़ी हो चली थी। वह जिद कर रही थी कि चाचा मेरे लिए एक चाची ला दो, परंतु वो उसे समझा रहा था कि चाचिया बहुत खतरनाक होती है, शेरनी से भी ज्यादा, वह तुम्हें मार कर खा जाएगी। हालांकि सुनीता समझ रही थी कि
चाचा मेरे को मूर्ख बना रहा है, शायद मेरी भलाई के लिए ऐसा कर रहा है। तो वह भी चुप ही रहने लगी। समय गुजरा और वो अब सयानी हो चली। तो सतीश के माथे पर पसीना आ गया कि अब सयानी बेटी घर में रखना ठीक नहीं। उसने तुरंत एक शहर में अच्छी नौकरी कर रहे लड़के से विवाह करा दिया। बेटी उसकी नजरों से दूर चली गई। वह अपने चाचा के पास चिट्ठी भेजा करती, मगर चाचा तो बहुत कम पढ़ा था। किसी तरह एक एक अक्षर मिलाकर चिट्ठी पद पाता था। उससे पता चल जाता कि बेटी सुखी है। सतीश कभी बेटी के बगैर अकेला नहीं रहा था। उसकी याद उसे बहुत सता रही थी। अब अकेलापन उसे काटने लगा था। उसकी अपनी शादी की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। उम्र 40 पार कर गया था। गांव में 40 पार लोग उस वक्त बूढ़े समझे जाते थे। तो बूढ़ों से कौन अपनी बेटी ब्याहे। सतीश सोचने लगा कि बेटी को शहर गए पूरे 1 साल हो गए, पता नहीं कब हमारे पास आएगी। वह चिट्ठी में तो लिख देती है कि ठीक से हूं, परंतु पता नहीं सुख से है कि नहीं। चलो एक बार उसके यहाँ घूमकर देख आता हूं। ये सोचकर वो शहर के लिए चल पड़ा। दूसरे दिन वह शहर में था। वह सुनीता के बताए पते पर पहुंचाने के लिए एक रिक्शे वाले से संपर्क किया, तो वह उसे उस स्थान तक छोड़ने को तैयार हो गया। रिक्शा वाला एक घर के सामने पहुंच गया, जहां सुनीता निवास लिखा हुआ था। शहर में नौकरी कर रहे लोग पहले जब कोई निजी फ्लैट खरीद लेते थे, तो उसके आगे पत्नी का नाम लिखवा देते थे। पत्नी इससे काफी खुश रहा करती थी कि पति ने मुझे अपनी प्रॉपर्टी दे दी है। सतीश वहां उतर गया। रिक्शे वाले ने ही उस घर में आवाज लगाई, तो एक स्त्री निकल कर आई और सतीश को देखते ही बोली, आओ चाचा आओ, मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी, परंतु अब आए हो। सतीश हक्का बक्का था। बोला, बेटी परंतु तुम सुनीता नहीं हो। वह स्त्री बोली, अरे नहीं चाचा मैं सुनीता ही हूँ। आप पहचानने में भूल कर रहे हो, इतने दिन बाद जो मिले हो। चलो पहले घर के अंदर चलो। सतीश का माथा चकरा गया कि सुनीता का चेहरा कैसे बदल गया। आवाज भी बदली बदली सी लगती है। मुझे पहचान में नहीं आ रही है और ये मुझे पहचान रही है। सतीश बोला, मगर बेटी। तो स्त्री ने बीच में ही रोक दिया कि अब चुप रहो, किंतु परंतु कुछ नहीं। पहले स्नान करो, फिर भोजन करो, फिर आराम करो। हम शाम में बाकी की बातें करते रहेंगे। सतीश को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। रिक्शा वाला कब का जा चुका था। उसका किराया भी स्त्री ने ही दे दिया था। अब वो अच्छा सा खाना लेकर आ गई थी। तो सतीश ने भोजन पा लिया और आराम करने लगा। रास्ते का थका था ही, तो उसे नींद आ गई और सो रहा। उधर स्त्री का पति बाहर से घर आया, तो घर में नया आदमी देखकर पूछा, ये आदमी कौन है। तो स्त्री ने उससे बताया कि मेरा चाचा है। मैं बचपन से ही नाना नानी के पास रह गई थी। हुआ यूं था कि वह जब बच्ची थी, तभी उसके माता पिता की एक दुर्घटना में मृत्यु हो चुकी थी। घर में सिर्फ उसके चाचा चाची बच गए थे, तो उनके साथ रहने लगी। अभी वह उस वक्त बहुत छोटी थी, तो नाना नानी ने उसे अपने पास बुला लिया। उन्हें चाचा पर शक था कि ठीक से उसका पालन नहीं करेगा। हालांकि चाचा नहीं चाहते थे कि भतीजी ननिहाल में रहे, क्योंकि माता पिता के ना होने के बाद भी उसके हिस्से में बहुत सारी जमीन आ रही थी। तो चाचा का फर्ज था कि वह भतीजी का पालन करे, मगर नाना को ये मंजूर नहीं था। जब चाचा ने बहुत जोर दिया तो नाना ने खरी खरी सुना दी कि तुम जमीन मकान के लालच में इसे ले जाना चाहते हो, तो मैं तुम्हें आश्वासन देता हूं कि जमीन और मकान पर हम कभी दावा नहीं करेंगे। अरे जब बेटी ही नहीं रही तो अब दावा किस बात की। चाचा को उस समय उनकी बात बहुत बुरी लगी थी। वह फिर कभी उससे मिलने तो नहीं आए, मगर फसल की आधी कमाई सुनीता को भेजते रहे। वो बचपन के बाद कभी मिल नहीं पाई थी, मगर चाचा ने कभी अपना फर्ज नहीं छोड़ा, चूंकि अब वह शहर आ गई थी।
तो कई साल से उसके हिस्से का पैसा नहीं पहुंच पाया था। चाचा से पत्र द्वारा उससे बात होती रहती थी, मगर बचपन के बाद आपने सामने कभी नहीं मिले थे। चाचा ने उससे मिलने की इच्छा जाहिर की थी, तो वह भी उनसे मिलना चाहती थी और चाचा को समझाना चाहती थी कि चाचा अब मुझे पैसा भेजना बंद करो, मैं खुद अब सक्षम हूँ। अब आप अपना फर्ज पूरा कर चुके हो। आपके बेटे मेरे भाई हैं। मैं अपने हिस्से की जमीन अपने भाइयों को देना चाहती हूँ। मगर सुनीता ने भ्रमवश अपने चाचा को नहीं बल्कि दूसरी सुनीता के चाचा को अपने घर में बुला लिया था। शाम में जब सतीश की नींद खुली तो देखा सुनीता चाय लेकर खड़ी है, साथ में उसका पति भी है। वह चाचा से बोली, चाचा अब आप मेरे को पैसा भेजना बंद करो। सारी जमीन आपकी है, अब अपने बेटों का भी तो कुछ ख्याल करो, चाची का भी ख्याल करो। सतीश का माथा और चकरा गया कि मेरा तो विवाह ही नहीं हुआ, तो बेटे कहाँ से आ गए, चाची कहाँ से आ गई। अरे मेरी तो जो भी थी वो सुनीता ही थी। अवश्य ही ये स्त्री भ्रम में है। वह स्त्री से बोले, बेटी मैं जब आया था तब भी तुमसे कुछ कहना चाह रहा था और अब भी कुछ कहना चाहता हूँ। तुम ध्यान से सुनो। मेरा नाम सतीश है, मेरी एक ही बेटी है सुनीता, वो तुम नहीं हो। तुमने भ्रमवश मुझे अपना चाचा समझ लिया है। मैं अब अपनी सुनीता के पास जाना चाहता हूँ। मैं बस तुमसे यही चाहता हूँ कि मेरी सुनीता तक मुझे पहुंचा दो। स्त्री सच को जल्दी स्वीकार नहीं करने वाली थी। बोली, चाचा काहे मजाक करते हो, तुम मेरे चाचा ही हो। सतीश बोला, बेटी तुम्हारा कहना ठीक है कि मैं तुम्हारा चाचा हूँ, मगर वो वाला चाचा नहीं हूँ जो तुम समझ रही हो। स्त्री के पति ने पत्नी से कहा कि तुम इनकी बात क्यों नहीं समझती। ये कह रहे हैं कि इनकी सुनीता कोई और है, तो मेरे समझ से भी हमारे फ्लैट के बाद के चौथे नंबर वाली मकान भी किसी सुनीता के नाम से ही है। हम इन्हें वहां ले चलते हैं, शायद इनकी सुनीता वही हो। स्त्री बोली, ठहरिए, मैं उस स्त्री को बुला कर लाती हूँ। वो जल्दी से उस स्त्री के पास गई और बताई कि आपका कोई चाचा है। तो स्त्री ने बताया कि वह मेरे चाचा ही नहीं है, वह मेरे माता पिता दोनों हैं। उन्होंने मेरे सुख के लिए अब तक विवाह भी नहीं किया है। तब उस स्त्री को लगा कि मेरे घर में ठहरा हुआ आदमी कोई झूठ नहीं बोल रहा, वह इस स्त्री का चाचा ही है। मेरी गलती के कारण मेरे घर में ठहरा हुआ है। वह दूसरी सुनीता को साथ ले अपने घर आई। चाचा अपनी भतीजी को देख बहुत खुश हुआ, तो भतीजी चाचा से लिपट गई। दोनों फिर अपने घर आ गए। सतीश बहुत खुश हुआ कि मैंने भतीजी को बहुत सही जगह विवाह किया है, ये बहुत सुखी है। मैं इसका चाचा ही नहीं पिता भी हूँ। मैंने एक पिता का फर्ज पूरा कर दिया है। सुनीता ने कहा कि चाचा अब आप मेरे पास ही रहा करो। सतीश बोले, नहीं बेटी, किसी पिता को अपने बेटी के घर नहीं रहने चाहिए। बस आया हूँ तो 2-4 दिन रहकर यहाँ से निकल लूंगा। मुझे खेती बाड़ी के काम भी तो देखने हैं। अभी तो मैं दूसरे के जिम्मे लगाकर आया हूँ, मगर कोई दूसरा कितना दिन मदद करेगा। सुनीता बोली, हाँ चाचा, आप ठीक कह रहे हो। आपकी मदद कोई भी 2-4 दिन ही कर पाएगा, मगर चिंता ना करो, भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। बस 2-4 दिन आप आराम करो, हमारे साथ शहर में कुछ स्थानों पर घूम लो, फिर आराम से चले जाना। सुनीता ने सोच लिया था कि अब वक्त आ गया है फर्ज निभाने का। चाचा ने माँ को दिए वचन को पूरा कर दिया, उसके लिए अपना हर सुख का त्याग कर दिया। जब सुनीता यहाँ आई थी तो वह एक बहुत दुखियारी स्त्री से मिली थी, जिसका इस दुनिया में अब कोई नहीं था। माँ थी जो गुजर चुकी थी, उस लड़की की शादी नहीं कर सकी थी। वह लड़की एक अब परिपक्व हो चुकी थी, मगर कोई आगे पीछे नहीं होने के कारण कुंवारी रह गई थी। एक पार्क में साफ सफाई का काम करती थी, जिससे उसे 100 रुपए मिल जाते थे। उससे वह ठीक से
2 वक्त की रोटी भी नहीं जुटा पाती थी। 1 साल पहले सुनीता से जब मिली तो सुनीता उसकी बहुत मदद की और मन में बैठा लिया कि यदि कभी मेरे चाचा आते हैं तो उनसे आग्रह कर, उनका विवाह इससे करा देगी। उनको एकांकी जीवन से छुटकारा मिल जाएगा और स्त्री को सहारा मिल जाएगा। लेकिन एक बात जानती थी कि चाचा को इस बात के लिए राजी करना कोई आसान काम भी नहीं होगा। उधर हरीश उम्मीद लगाए बैठा था कि बेटी तो ससुराल गई, अब सतीश की सारी जमीन मेरी हो जाएगी। उसकी पत्नी ने भी सतीश को सुना दिया था कि अब बहुत नखरे दिखा चुके, अब मेरे पास आ जाओ, मैं बनाकर खिला दिया करूंगी, कुछ सुख का भी आनंद ले लो, भुगौती में फिर तो रोना ही है। तो सतीश ने सुना दिया था कि बस तुम अपना घर संभालो, मेरी जायदाद की तरफ आंख उठाकर मत देखो, इसे तो मैं अपनी बेटी को ही दूंगा। तो सुनीता भी जानती थी कि चाचा इतनी जल्दी विवाह के लिए नहीं मानेंगे, वे अपनी जमीन और मकान मेरे को देना चाहेंगे, जबकि मुझे इनकी जमीन की लालच नहीं करने चाहिए। सुनीता चाचा से उनकी विवाह की बात कैसे छेड़े समझ नहीं पा रही थी, तो उसे उस स्त्री को भी विश्वास में लेना था कि वह भी विवाह को तैयार हो जाए, चूंकि वह अभी नई थी और चाचा की उम्र ज्यादा थी। फिर भी देखने से कोई नहीं कह सकता था कि 30 साल से ज्यादा के होंगे। सुनीता ने पहले उस स्त्री से बात किया कि देखो इस तरह कितना दिन समय बिताओगी, अभी वक्त है विवाह कर लो, यदि उम्र निकल गई तो कोई नहीं पूछेगा, फिर जिंदगी बोझ बन जाएगी। तुम यदि मन बनाओ तो मैं विवाह की बात चलाऊं। स्त्री बोली कि मुझ गरीब से कौन नौजवान विवाह करेगा, और बूले से विवाह करूंगी नहीं। बहुत उम्रदराज लोग मुझसे विवाह का ऑफर देते हैं परंतु उनकी नीयत को जानती हूँ। आप यदि कोई अच्छी जगह बात चलाओ तो मैं विचार कर सकती हूँ, लेकिन आंख बंद कर विवाह नहीं करूंगी। पहले लड़के को देखूंगी, पसंद आएगा तब विचार करूंगी। उसकी बात सुन आगे बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। उसे लगा यहाँ वह अपनी मकसद में कामयाब नहीं हो पाएगी। यदि खुद से अपने चाचा की विवाह की बात उससे की तो उसमें उसे स्वार्थ नजर आने लगेगा। सुनीता ने अपनी बात अपनी सहेली दूसरी सुनीता से बताई कि हम चाहे तो रजनी काम वाली का दुख दूर कर सकते हैं। हमारे चाचा पास अच्छा घर और बहुत सारी जमीन है, हम उनका विवाह करा देते हैं। तब उस सुनीता ने कहा कि क्या तुम्हें पागल कुत्ते ने काटा है, जो खुद को मिलने वाली जमीन और मकान का त्याग करोगी। अब चाचा का विवाह कराने से क्या फायदा, पहले तो उन्हें बच्चा होना नहीं, और हो भी गया तो तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगी। दूसरी सुनीता बोली, बहन हर बात को अपने स्वार्थ में नहीं लेने चाहिए। जिसने बचपन से लेकर अब तक सिर्फ मेरे लिए त्याग ही किया, तो क्या उनके लिए मेरा कोई फर्ज नहीं? क्या मैं इतनी गिरी हुई हूं कि चाचा को मिलने वाली खुशियों का गला घोंट दूं? नहीं बहन नहीं, मैं उनके लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ। पहली सुनीता बोली, तुम्हारी बात भी ठीक है, मगर रजनी बेशक गरीब है, परंतु बहुत नक चढ़ी है, अपने आगे किसी की सुनती नहीं, बात ऐसे करती है जैसे कहीं की महारानी हो। चलो कहती हो तो मैं भी उससे एक बात कर लेती हूँ। आज तो काम पर गई होगी, जब लौटेगी तो हम बात कर लेंगे। उधर दूसरे दिन सतीश को अपने घर में मन नहीं लगा तो टहलने के लिए निकल गए। तो सुनीता ने टोका कि चाचा दूर मत जाना, वरना बड़ा शहर है, खो जाओगे तो फिर किसी रिक्शे वाले का सहारा लेना पड़ेगा। सतीश बोले, बिटिया चिंता ना कर, मैं कहीं नहीं खोने वाला। जब गांव से यहाँ तक आ गया तो अब भला कहाँ खोऊंगा। वह तेज कदमों से आगे बढ़ गए। सुबह का समय था। टहलते हुए बहुत आगे बढ़ गए। उन्हें एक पार्क दिखा जिसमें बहुत से लोग टहल रहे थे, तो वो भी उसमें शामिल हो गए। घूमने के बाद एक बेंच पर बैठ गए। तभी वहां सफाई के लिए रजनी पहुंच गई। उसने देखा कि किसी ने पान खाकर उसमें थूक दिया है।
कोई सिगरेट का अधजला टुकड़ा नीचे फेंक दिया है। वह इधर उधर देखने के बाद सतीश पर उबल पड़ी। बड़ी अजीब आदमी हो, तुम्हें जरा भी तमीज नहीं। सिगरेट पीकर टुकड़े इधर फेंक देते हो, इसे कूड़ेदान में डालना चाहिए। तुमने पान खाकर भी थूक दिया है। भागो यहाँ से, तुम बहुत बदमाश आदमी हो, पूरे पार्क को गंदा कर दिए हो। सतीश बोले, तुम्हारी बात खत्म हो गई या और कुछ कहना है? तुम्हें मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं नशा नहीं करता, कभी पान नहीं खाता। तुम मेरा मुंह देखकर भी अंदाजा लगा सकती हो। नशा करना मूर्खों का काम है, जो अपने पर कंट्रोल नहीं रख पाते। उनका मन अपने बस में नहीं रहता है। जिसने अपने मन पर विजय पा लिया है, वह कभी कोई नशा नहीं करता। स्त्री बोली, कमाल है, इतने बड़े हो गए और तुम्हें किसी चीज की नशा नहीं। मगर तुम झूठ बोलते हो, तुम एक चीज का नशा करते हो। सतीश बोला, नहीं, मैं किसी चीज का नशा नहीं करता। स्त्री बोली, तुम स्त्री का नशा करते हो। सतीश बोला, नहीं भाई, मैं स्त्री का भी नशा नहीं करता, क्योंकि मैंने अभी तक विवाह ही नहीं किया है। रजनी बोली, बड़ी दिलचस्प आदमी हो, तुम तो मेरे दोस्ती के लायक हो। सतीश बोले, नहीं भाई, कभी नर और बंदर की संगत नहीं होती। स्त्री बोली, खा गए नमात। अरे, जब नर और बंदर की दोस्ती होती है, तभी राम रावण पर विजय पाते हैं। अकेला आदमी का दिमाग रावण की तरह ही शैतान होता है, मगर जब स्त्री साथ हो तो फिर शैतान दिमाग से भाग जाता है। तुम मुझसे दोस्ती कर लो और रोज पार्क में आया करो, मैं सुबह में इंतजार करूंगी। सतीश वहां से मुस्कुराते हुए चल दिए। आज तक इतना खुलकर उन्होंने किसी स्त्री से बात नहीं किया था, मगर ना जाने आज स्त्री की बात उन्हें बहुत अच्छी लगी थी। वो घर तो आ गए, मगर उसके ख्यालों में खोए रहे। उधर शाम के वक्त पहली सुनीता रजनी के घर गई और बोली कि तुम्हें अब विवाह कर लेने चाहिए। यदि तुम हामी भरो तो बात चलाऊं। रजनी बोली, नहीं, मुझे अभी विवाह करने की कोई जल्दी नहीं है। क्या है कि मुझे मेरे ही विचार का एक आदमी मिल गया है, मुझे उसी से विवाह करना है। देखती हूँ कामयाबी मिलती है कि नहीं। आप यदि उसमें कोई मदद कर सको तो कर सकती हो। सुनीता बोली, जब मैं जानती ही कि नहीं तुम किस आदमी को पसंद की है और मैं उस आदमी से अपरिचित हूं, तो फिर तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हूं? सुनीता निराश होकर दूसरी सुनीता के पास आ गई और बोली कि मैं कह रही थी ना कि बहुत नक चढ़ी है, किसी की बात नहीं सुनती। एक तुम ही हो जो उसकी मदद को सोचती हो, वरना वह किसी मदद के लायक नहीं है। उस आदमी का मदद क्या करना जो मदद तो ले ले मगर एहसान न माने। तो दूसरी बोली, नहीं बहन, हमें किसी की मदद कभी भी इस उम्मीद से नहीं करनी चाहिए कि वह हमारा एहसान माने। हमारा काम है किसी का मदद करना और उसी वक्त उस बात को भूल जाना। हम किसी को कुछ दान दे देते हैं तो उसका पीछा थोड़े करते हैं कि वह उस दान में दिए पैसे का क्या करता है। हम तो भगवान के नाम पर उसे दे दिए, अब वह उसका सदुपयोग करे या दुरुपयोग करे, जो करेगा उसका फल पाएगा। हम अपने कर्म के अनुसार फल पाएंगे। अब घाटा नफा उपकार में देखने लगेंगे तो फिर तो उपकार का मतलब क्या रह जाएगा। सुनीता बोली, अब बंद करो इन सब बातों को। वह चली गई। दूसरे दिन सुबह में सतीश बहुत प्रसन्न मुद्रा में पार्क की तरफ चल दिए तो रजनी भी आज गीत गुनगुनाती जा रही थी। सतीश पार्क में पहले पहुंच गए थे। वह टहलकर एक बेंच पर बैठ गए थे। रजनी की निगाह उनको ही ढूंढ रही थी। वह उनके पास गई और बोली कि आखिर आपने मेरी दोस्ती स्वीकार कर ली। मैंने कल बुलाया और आप आ गए। मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। क्या आपको भी मुझसे मिलकर अच्छा लगा? सतीश बोले, बहुत अच्छा लगा, तभी तो आ गया। तुम मुझे बहुत प्यारी लगी। रजनी बोली, आप भी तो बहुत अच्छे हो। आप जैसा आदमी मिलना यहाँ बहुत मुश्किल है, जो कोई नशा ही नहीं करता। आजकल नशा का ऐसा दौर चलता है कि आदमी अपनी औकात भूल जाता है।
नशा करने वालों को हमने देखा है, उनके घर बिक गए, बीबी बच्चे दूर हो गए। सच में देखा जाए तो नशा से दूर रहने वाले को एक तपस्वी से कम नहीं समझने चाहिए। सतीश सिर्फ मुस्कुराकर रह गए, कोई जवाब नहीं दिए। तो रजनी ने ही फिर बात आगे बढ़ाई कि आप इसी तरह रोज आया करो, अगर ऐसा करोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सतीश ने हाँ में सिर हिला दिया। रजनी फिर अपने काम में लग गई। वो वहां की सफाई कर्मी थी तो अपनी ड्यूटी बजाने लगी। सतीश बड़ी देर तक वही घूमते रहे, उसके बाद घर लौट आए। इस तरह उन्हें वहां आते जाते एक पखवाड़ा बीत गया। दोनों तरफ से कुछ न कुछ बात आगे बढ़ रही थी। सतीश के आए ज्यादा दिन हो गया था, अब वह और ठहरना नहीं चाहते थे। वह अपनी बेटी सुनीता से कहना चाहते थे कि अब मुझे अपने घर लौटने को इजाजत दो, परंतु कह नहीं पा रहे थे। रजनी का ख्याल उन्हें ऐसा करने से रोक रहा था। वह उसके आसपास ही बना रहना चाहते थे, परंतु वो अब और ज्यादा दिन नहीं रुक सकते थे। वो आज भारी मन से पार्क में गए थे कि आज उनकी और रजनी की आखिरी मुलाकात होगी। वह उसका दिल तोड़कर नहीं जाना चाहते थे, तो सोचे कि उससे हकीकत बताकर आज इजाजत ले लूंगा और कल अपने गांव लौट जाऊंगा। जब पार्क में गए तो रजनी उनसे पहले चली आई थी। वह विलंब से पहुंचे तो वह नाराजगी दिखाते हुए बोली कि आप भी गजब करते हो, बड़ी देर लगा दी आने में, मेरी तो आंखें पथरा गई थी आपकी राह देखते देखते। सतीश बोले, बस और मेरा इंतजार ना करो, कल मैं अपने गांव लौट जाऊंगा। मुझे आए ज्यादा दिन हो गया, मुझे तो 2 दिन में ही लौट जाना था, परंतु क्या करूं, दिल पर कंट्रोल ना रहा। अब एहसास हुआ है कि मैंने तो गलती कर दी है, अकारण ही एक नया रोग लगा लिया है। ये दिल का रोग बहुत भी अजीब रोग है, ना मरने देता है ना जीने देता है। रजनी बोली, अरे हमारी कहानी अभी शुरू ही नहीं हुई कि कहानी खत्म हो गई। आप कहाँ के हो, यहाँ कहाँ आए हो, किस जगह ठहरे हो? सतीश बोले, यही पास में एक ज्योति मोहल्ला है, वहीं अपनी भतीजी के पास ठहरा हूँ। रजनी बोली, अरे ज्योति मोहल्ला में तो मैं भी रहती हूँ, आप किसके घर ठहरे हो? मुझे कभी दिखे भी नहीं। सतीश बोले, मैं सुनीता के पास ठहरा हूँ, वह मेरी भतीजी है, 7 नंबर वाले फ्लैट में रहती है। रजनी बोली, हमारे नाक के नीचे रहते थे और हमें पता भी नहीं चल पाया। 11 नंबर वाले फ्लैट में किराए पर रहती हूँ। बीबी जी एक दिन बात कर रही थी किसी के विषय में मुझसे, मगर मैंने कोई ध्यान नहीं दिया। अच्छा चलिए, अभी आप कल सुबह में न जाओगे तो शाम में आपसे मिलती हूँ। सतीश बोले, अरे तुम ऐसा गजब मत करना, वह है तो मेरी भतीजी, मगर मैंने उसे बेटी की तरह पाला है, बेटी का प्यार दिया है, या यूं कहिए कि मेरी बेटी है। उसके सामने ऐसा कुछ मत कहिएगा कि मेरी बेइज्जती हो जाए। रजनी बोली, अरे आप चिंता ना करो, मैं कुछ नहीं कहूंगी। वह दोपहर में ही घर लौट आई और सुनीता के पास गई। बोली, बीबी जी एक दिन आप किसी की बात मेरे से कर रही थी, वह विवाह संबंधित कोई बात थी, आप मेरा विवाह किससे कराना चाहती थी? सुनीता बोली, मैं बात तो कर रही थी, परंतु तुम सुनी कहा, तुम्हें तो कोई नौजवान छैल छबीला अपने से भी 10 साल कम उम्र का छोरा चाहिए, तो वैसा कुछ हमारे पास नहीं है। मैं अपने चाचा के लिए बात कर रही थी, अभी इस वक्त आए हुए हैं, तुम चाहो तो खुद उनसे मिल सकती हो, तुम यदि हाँ करो तो हम कुछ उनसे बात करें। रजनी बोली, मैं उनसे मिल चुकी हूँ और मेरे तरफ से फाइनल है, आप उनसे पूछ लो, उनको मना लो तो मैं आपकी आभारी रहूंगी। आप मुझे अमृत पिलाने की कोशिश कर रही थी और मैं पगली उसे जहर समझ बैठी थी, जबकि मुझे पता चल गया है कि आपने सिर्फ मेरा भला ही सोचा है। सुनीता बोली, जब उनसे बात हो गई है तो इतना तो बताए होंगे कि कब अपने गांव लौट रहे हैं। रजनी बोली, कल वो गांव लौट जाएंगे। सुनीता बोली, जब उन्होंने तुमसे कहा है कि कल लौट जाएंगे तो जरूर लौटेंगे,
उन्हें कोई नहीं रोक सकता। तुम अब मेरी चाची बनने जा रही हो, तो इसके लिए कुछ साहसिक कदम भी उठाने होंगे। तुम कल तैयार होकर आ जाना। उनके साथ गाँव जाना है। अगर वे कहेंगे तो मैं भी साथ चलूंगी, परंतु तुम पहले हर हाल में साथ जाने के लिए अड़ जाना, बाकी मैं संभाल लूंगी। दूसरे दिन सुबह में सतीश उठे और सुनीता से बोले, बेटी अब मेरा मन यहाँ नहीं लग रहा, मैं इसी वक्त गाँव जा रहा हूँ। सुनीता एक बार भी नहीं कही कि चाचा 1-2 हफ्ते और रुक जाओ, जबकि वह चाहते थे कि सुनीता उन्हें जाने से रोक ले। इसी बहाने वह रजनी से 1-2 हफ्ते और मिल लेते, परंतु वो ऐसा नहीं कही। सोचे दुनिया बड़ी स्वार्थी है, यहाँ अपना कोई नहीं होता, बेटा बेटी कहने को होते हैं। जरा भी अपनापन होता तो सुनीता मुझे जाने नहीं देती, मगर अपने अपने धुन में दुनिया मगन है। वो भारी मन से सामान उठाकर चल दिए, परंतु पीछे देखा तो रजनी और सुनीता भी साथ थी। सुनीता बोली, चाचा अब मुझे आज्ञा दो और घर जाओ। आप यहाँ रहते हुए किसी को अपना दिल दे दिए हो, तो अब उसे भी साथ लेते जाओ। सतीश बोले, बिटिया ये क्या कह रही हो? सुनीता बोली, वही कह रही हूँ जो मुझे बहुत पहले कहना चाहिए था। मुझे जिद पर अड़ना चाहिए था, मगर नहीं कर सकी, परंतु अब कह रही हूँ। ये रजनी है, आपने अपना दिल इसके पास गिरवी रख दिया है। ये बात आप भी जानते हो, रजनी भी जानती है। ना तो रजनी आपके बगैर सुखी रह सकती है, ना आप उसके बगैर सुखी रह सकते हो। आपने मेरा विवाह कर अपना फर्ज पूरा कर दिया, मगर आपका कर्ज मेरे पर रह गया था। मैं आपकी चिंता में हमेशा पड़ी रहती थी कि मेरे बाद आपकी देखभाल कौन करेगा, मगर आज मेरी चिंता दूर हो गई है। सतीश कुछ कहना चाह रहे थे, परंतु सुनीता ने उन्हें कुछ भी बोलने से मना कर दिया। बोली, यदि मुझे सचमुच अपनी बेटी मानते हो तो मेरा कहा मानो और रजनी से विवाह कर लो, उसके बाद अपने घर लौट जाओ। आपके साथ अभी मैं भी चलूंगी। इस प्रकार सुनीता ने सतीश का विवाह करा दिया। जब वह अपने चाचा चाची के साथ मायके गई तो उसकी सौतेली माँ के छाती पर सांप लौट गया। कहा वह संपूर्ण संपत्ति हड़पने की आस लगाए बैठी थी। कहा सतीश विवाह करके आ गया और ये मूर्ख लड़की अपनी संपत्ति गंवाकर भी खुश है। इस प्रकार सतीश अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर दिया। आदमी की कुछ करने की जज्बा हो तो उसे वह कहीं से भी शुरू कर सकता है, चाहे शिक्षा हो, बिजनेस हो या फिर कोई बड़ा टैलेंट हो, वो हर मुकाम पर सफल हो सकता है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल विचार सरिता को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। आपसे पुनः मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपको और आपके पूरे परिवार को राधे राधे।